जय हिंद दोस्तों। आज 17 सितंबर है और आज के दिन हैदराबाद स्टेट जो है वो इंडिया में उसका विलय हुआ था, तो इसी के इतिहास पर हम थोड़ा सा आज बात करना चाह रहे थे। दोस्तों, हैदराबाद स्टेट जो है ये पार्टीशन के समय और इंडिया के फ्रीडम के समय इंडिया का हिस्सा नहीं बना था। ये उसके एक साल बाद आज ही के दिन 1948 में जो है इंडिया में मर्ज हुआ था। इस स्टेट पर निज़ामों का शासन हुआ करता था। जो हेड ऑफ स्टेट होते थे उनको निज़ाम कहा जाता था। उस्मान अली खान इसके आखिरी निज़ाम थे और इसके पहले निज़ाम थे आसिफ शाह, और ये बेसिकली मुग़लों के एक मिनिस्टर थे जिनको दक्कन का सूबा दिया गया था। बाद में इन्होंने अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर ली 1724 के करीब, और उसके बाद इन्हीं के वंशजों ने इस पूरे रीजन पर, हैदराबाद और इस पूरे रीजन पर जो है शासन किया। पहले गोलकुंडा रियासत हुआ करती थी और उससे पहले बमानी सल्तनत के कंट्रोल में ये रीजन था। तो खैर इस कुछ समय इसके कुछ इलाके आदिल शाही और बीजापुरी सल्तनत के कंट्रोल में भी रहे कुछ इलाके, क्योंकि ये बहुत बड़ी सल्तनत थी। तो 1798 में इन्होंने ब्रिटिशर्स के साथ एग्रीमेंट कर लिया और बेसिकली ज़्यादातर जो निज़ाम थे, कुछ लिबरल्स भी थे पर ज़्यादातर मुस्लिम थियोक्रेटिक्स थे जो अदर रिलीजन के फॉलोअर्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन करते थे। खास करके 1920 ऑनवर्ड्स जब मोहम्मद नवाज खान नाम के एक व्यक्ति ने MIM पार्टी का गठन किया, जिसके नेता आजकल असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं। ये एक कट्टरपंथी पार्टी हुआ करती थी जो बाकी सभी लोगों के इस्लाम में कन्वर्ट कर देने का चाहे जैसे भी हो सके समर्थन किया करती थी, और एक एक्सट्रीमिस्ट फोर्स थी जिसका वहाँ के मॉडरेट मुस्लिम्स भी, जो उदारवादी मुसलमान बंधु थे, वो भी विरोध करते थे और हिंदू भी विरोध करते थे और इवन कम्युनिस्ट भी इसके खिलाफ थे। और बाद में इसकी लीडरशिप भी जो है कासिम रिजवी के हाथ में आ गया, और कासिम रिजवी का एक प्राइवेट मिलिशिया था जिसको रज़ाकार कहते थे। तो खैर हुआ यूँ कि जब 1947 में हम आज़ाद हुए तो सभी प्रिंसली स्टेट्स को ये परमिशन दिया गया कि आप इंडिया पाकिस्तान में जा सकते हैं, या इंडिपेंडेंट अगर रहना चाहें तो उस पर भी आप अपना विचार कर सकते हैं। बेसिकली ब्रिटिशर्स ने ये कहा कि भाई हमारा आपसे जो लेना देना है वो ख़त्म, अब आप जाने, आपका काम जाने। तो खैर ज़्यादातर ने एक्सेशन कर लिया। हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर में प्रॉब्लम हुई तो कश्मीर पर पाकिस्तानियों ने अटैक किया, जिसके जवाब में हमने आर्म्ड फोर्सेस भेजी और एक बड़ा हिस्सा कश्मीर का हम छुड़ा पाए। जूनागढ़ का नवाब भी पाकिस्तान के साथ जाना चाहता था, जबकि जूनागढ़ मूलतः एक हिंदू मेजॉरिटी, 90% हिंदू मेजॉरिटी स्टेट था। ये गुजरात के जो क्या कहते हैं इसको, किनारे पे, समुद्र के किनारे पर स्थित एक जगह है। तो वहाँ पर हमने जो है पहले आर्मी से उसको घेराव करवाया, फिर वहाँ का नवाब भाग गया। उसके बाद हमने एक रायशुमारी, जनमत संग्रह भी कराया गया वहाँ पर। तो 99% लोगों ने इंडिया में रहने को एक्सेप्ट किया। हैदराबाद जो था स्टेट, इसके जो निज़ाम थे, एक तो हैदराबाद उस समय जितने भी प्रिंसली स्टेट थे 560 के करीब, 560 से 580 के करीब, उसमें सबसे रिच स्टेट था। बल्कि इसका जो GDP था ये यूरोप के कई देशों से ज़्यादा था। इसकी अपनी रेलवे थी, अपनी एयरलाइंस थी, रेडियो था, अपनी आर्मी थी, बहुत बड़ी आर्म फोर्स थी इसकी। इसके अलावा 2 लाख के करीब इनके पास रज़ाकार मिलिशिया थे कासिम रिजवी के नेतृत्व में, जो कि एक आर्म्ड ग्रुप था, प्राइवेट ग्रुप था, एक एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं इसको। और ये कंप्राइज करता था आज का पूरा तेलंगाना, महाराष्ट्र के कई हिस्से, औरंगाबाद और जालना और ये सब इलाके, और कर्नाटक का पूरा एरिया, पूरा नहीं, सॉरी, एक्सप्रेस माई अपॉलॉजीज, कर्नाटक के कुछ एक डिस्ट्रिक्ट्स जो हैदराबाद, तेलंगाना से सटे हुए हैं आज की डेट में, तेलंगाना और महाराष्ट्र के उस हिस्से से ये 2-4 डिस्ट्रिक्ट। बाकी तो मैसूर अलग रियासत थी कर्नाटक में, और कुछ हिस्से मद्रास प्रोविंस में भी थे। खैर, तो इन्हें ये लगा कि भाई हमारे पास ये सब कुछ है तो हम जो है अपना एक इंडिपेंडेंट रियासत, देश इस्टेब्लिश कर सकते हैं, और हमको पाकिस्तान से सपोर्ट भी मिलेगा, जो कि उनको मिल भी रहा था, पर बाकी देशों ने इसको नहीं एक्सेप्ट किया। और इन्होंने नेगोशिएशन की पोर्चुगीज़ के साथ कि गोवा अगर इनको मिल जाए लीज पे या ख़रीद लें या जैसे भी, तो इनको एक सी रूट भी मिल जाएगा, और पाकिस्तान से और विदेशी जो इलीगल आर्म्स स्मगलर्स हैं उनसे हथियार भी खरीदने शुरू कर दिए। इसी दौरान 47 में ही इंडियन गवर्नमेंट के साथ इनका एक
नेगोशिएशन स्टार्ट हुई और पहले एक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट हुआ कि जो यथास्थिति है वो बरकरार रहेगी, बस इनकी विदेश नीति भारत एक्सेप्ट कर, मतलब भारत मैनेज करेगा। तो हालांकि इसको इन्होंने अंदर अंदर माना नहीं, पर यह है कि करने दिया, ठीक है, एक टाइम बाई करने के लिए भी अपनी तैयारी में लगे थे। और इसी समय इनके खिलाफ एक कम्युनिस्ट विद्रोह हो रहा था किसानों का, जो जमींदार थे इनके स्टेट के, उनके खिलाफ, जिसको सप्रेस किया जा रहा था। और कासिम रिजवी जो रजाकार के कमांडर थे, रजाकार मिलिशिया जिसके बारे में मैंने बताया आपको, इन्होंने इस स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट का विरोध किया और एक तरह से स्टेट को अपने कंट्रोल में ले लिया और स्टेट को यही चलाने लगे। उसके बाद हिंदूज के साथ इन्होंने मैसेकर, रेप, किलिंग्स सब पूरा बहुत लार्ज स्केल पर शुरू किया और बहुत सारे हिंदूज को स्टेट छोड़कर भागना पड़ा। करीबन 40,000 के करीब तो सेंट्रल प्रोविंस उस समय जो हुआ करता था, जो आज का मध्य प्रदेश और आज का महाराष्ट्र का विदर्भ रीजन को मिला के बनता है, वहाँ पर जाके शरण लिए। और बहुत सारे लोग उसमें बाद में फिर गुरिल्ला एक्टिविटीज़ भी करने लगे, अटैक्स भी करने लगे। तो एक समय आया जब ये क्लियर हो गया था, जब 1948 आते आते, कि भाई ये लोग अब शांति से काम नहीं करेंगे और ये मर्ज करने के मूड में नहीं है। जो स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट हुआ था उसके तहत ये था कि भाई बातचीत जारी रहेगी, पर इन लोगों का कोई मूड नहीं था कि इसको मर्ज करेंगे इंडिया के साथ। दूसरा ये था कि वहाँ की जो पॉपुलेशन थी वो लगभग 80-85% हिंदू हुआ करती थी, बट वहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो पूरा का पूरा इस्लामिस्ट लोगों के हाथ में था और हिंदूज का उसमें बहुत अंडर रिप्रेजेंटेशन था, जिसका विरोध था वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा। तो खैर इस पूरे उसमें जो है, हालांकि फिर जो है डिस्कशन शुरू हुए, तो पंडित नेहरू आर्म एक्शन के फेवर में नहीं हुआ करते थे, पर सरदार पटेल शुरू से मानते थे कि इनको ज़्यादा टॉलरेट नहीं करना चाहिए, हमें अब आर्मी भेज करके एक्शन लेना चाहिए। फिर एक प्रपोजल बनाया पंडित नेहरू और उनके समर्थकों की तरफ से, जिसमें हैदराबाद को, जैसे बाद में 370 के तहत कश्मीर को ऑटोनॉमी दी गई, वैसे ही ऑटोनॉमीज प्रॉमिस की गई उस तरह की। हालांकि तब कश्मीर को ये 370 नहीं प्रॉमिस हुआ था, तो पर यही ऑटोनॉमी की बात तो चल ही रही थी। तो इस तरह से, पर इसको बाकी लोगों ने सहमति नहीं दी, सरदार पटेल भी इस पर सहमत नहीं हुए और उधर से भी इस पर नेगोशिएशन चल ही रही थी। तो इस दौरान क्या हुआ, 6-7 सितंबर के आसपास, उससे पहले भी कई छोटे मोटे स्कर्मिशेस होने लगे उनकी तरफ से। कई बार हमारी पोस्टों पर फायरिंग हुई, कई बार जो सटे हुए इलाके थे, और कई बार हुआ। तो फिर ये तय हुआ कि भाई अब जो है इसमें आर्मी एक्शन होगा। और हमारी जो आर्म्ड स्ट्रेंथ थी जो हमने वहाँ डिप्लॉय की, वो 35,000 के करीब थी। इनकी 25,000 तो आर्मी थी और प्लस 2 लाख से ज़्यादा रजाकार मिलिशिया थे, क्योंकि हम उस समय कश्मीर में भी युद्ध लड़ रहे थे। तो उस समय जो आर्मी चीफ थे उनको संदेह था कि यहाँ ये प्रॉब्लम ना हो जाए, पर खैर ये हुआ कि नहीं, इसको किया जाएगा। और इसका नेतृत्व लेफ्टिनेंट जनरल राजेंद्र सिंह जडेजा ने किया। और इसमें 2 तरफ से अटैक करने का प्लान था। एक तो जनरल JN चौधरी की तरफ से शोलापुर और उसके आसपास के इलाके से, वेस्टर्न साइड से अटैक का प्लान था। दूसरा विजयवाड़ा से मेजर जनरल रुद्रा के नेतृत्व में। एक इंटरेस्टिंग बात ये बता दूं कि JN चौधरी बाद में आर्मी चीफ हुए थे, 65 की वॉर में वही आर्मी चीफ थे। तो इस तरह से 13 सितंबर को अटैक लॉन्च किया गया दोनों साइड से, और एयरफोर्स ने भी जो है एयर सपोर्ट प्रोवाइड किया। और बाय द टाइम 16 सितंबर तक हम ज़्यादातर एरियाज जो है लिबरेट करा चुके थे। फिर जो है क्या कहते हैं, 16 सितंबर की रात को निज़ाम ये जान गए थे कि अब ये मामला जो है ख़त्म है, अब इसमें कुछ कर नहीं पाएंगे। उन्होंने अपने पूरे कैबिनेट का इस्तीफ़ा ले लिया और एक नई एग्जीक्यूटिव काउंसिल अपनी बना ली। और उसके बाद इन्होंने KM मुंशी, जो वहाँ के एजेंट जनरल हुआ करते थे इंडियन स्टेट के हैदराबाद में, यानी जैसे एक तरह से एम्बेसडर होते हैं, क्योंकि पर हम उसको एम्बेसडर नहीं कहते थे, क्योंकि वो कह भी नहीं सकते थे, क्योंकि हम उसको तो अपना ही हिस्सा मानते थे, अपना हिस्सा बनाने का इरादा रखते थे। तो उनको एजेंट कहा जाता था, एजेंट जनरल यानी चीफ ऑफ एजेंट। उनसे जब निज़ाम घिर गए चारों ओर से और हैदराबाद के करीब फोर्सेस आ गई, तो उन्होंने कहा कि भाई अब हम क्या करें। तो उन्होंने उनसे सलाह मांगी कि भाई अब बताइए हमें क्या करना चाहिए। अच्छा, निज़ाम, कुछ लोग ये भी मानते हैं कि निज़ाम जो थे वो व्यक्तिगत तौर पर लिबरल आदमी थे, कोई कम्युनल नहीं थे, पर क्योंकि उनके स्टेट में बहुत सारे लोग थे जिनका दबाव था उन पर, वो खुद चीज़ों को उतना कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, खास करके कासिम रिजवी और बाकी कुछ और लोग। तो निज़ाम कभी भी, ऐसा मानते हैं कुछ एक्सपर्ट, सब लोग नहीं एग्री करते कि निज़ाम ने कासिम रिजवी के एक्शंस का पूरी तरह समर्थन नहीं किया था। पर खैर
ये भी सही है कि उसको रोकने के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास भी नहीं किया। तो अब इस पर अलग अलग लोगों की अलग अलग राय है। तो फिर निज़ाम ने जो है सरेंडर के उस पर जो है हस्ताक्षर कर दिए और हैदराबाद स्टेट जो है 17 सितंबर को भारत में शामिल हो गया। और उसके बाद जो है निज़ाम को वहाँ का राज प्रमुख बना दिया गया, जो कि आज के गवर्नर का इक्विवेलेंट है। और एडमिनिस्ट्रेशन को तुरंत चेंज किया गया, नए ऑफिसर्स अपॉइंट किए गए और बहुत सारे लोग इसमें से पाकिस्तान चले गए जो इनके निज़ाम के एडमिनिस्ट्रेशन में थे, बहुत सारे लोग रहे भी। बाद में MIM जो पार्टी थी इसको 50s में असदुद्दीन ओवैसी साहब के जो दादाजी थे उनको सौंप दिया। इसके जो पहले लीडर थे वो थोड़ा मॉडरेट किस्म के थे और उन्होंने बाद में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट कर लिया और ये उसके बाद से इलेक्शंस कंटेस्ट करने लगे। तो इस तरह से हैदराबाद स्टेट जो है ये इसके राज प्रमुख ये हो गए निज़ाम साहब। और फिर बाद में जब स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बना, उससे पहले जब संयुक्त आंध्रा डिमांड हुआ पोटी श्री रामलू के नेतृत्व में, तो आंध्र प्रदेश स्टेट बना, जिसमें बाद में इसको मर्ज कर दिया गया 1956 में। और फिर बाद में 2014 में हम जानते हैं कि तेलंगाना राज्य बना और इसके जो हिस्से मराठी डोमिनेंट थे, कर्नाटका डोमिनेंट थे, उनको धीरे धीरे करके महाराष्ट्र में ही जब स्टेट रिकॉग्नाइजेशन कमीशन आया और एक बॉम्बे प्रोविंस बना जिसमें गुजरात और महाराष्ट्र के हिस्से थे, उसको अलग करके 60 में गुजरात और महाराष्ट्र राज्य बने। तो महाराष्ट्र मराठी डोमिनेंट सारे एरिया जो थे वो महाराष्ट्र को मिल गए और जो कर्नाटका डोमिनेंट एरियाज थे वो कर्नाटक को दे दिए गए। इस तरह से इसको जो है पूरा स्टेट्स में फिर ये मर्ज हो गया। तो आज हम इसी दिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं दोस्तों। इसमें सरदार पटेल जी का जो योगदान है उसके लिए सबसे ज़्यादा उनको याद किया जाता है, क्योंकि ये इसमें बहुत सारे लोग स्पेशली नेहरू और मौलाना आज़ाद नहीं सहमत थे इस आर्म एक्शन के लिए, लेकिन अगर ये ना लिया गया होता तो कश्मीर की तरह एक सरदर्द हो गया होता आज की डेट में। तो इसमें पार्टिसिपेट करने वाले सभी सोल्जर्स को प्रणाम करते हुए दोस्तों मैं अपनी बात को यहीं विराम देता हूँ। जय हिंद।